नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रयास ईडीयू विथ अंकित पे। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। आज हम लेकर आए हैं खिलजी वंश के संबंध में उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि बहुविकल्पीय होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। चूँकि यह एक वन लाइनर किस्म का प्रश्न होगा, इसलिए यह आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए यानी कि UPSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। तो चलिए, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की प्रश्न संख्या 1 है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मलिक कफूर, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जी हाँ, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1266 ईस्वी, बी 1295 ईस्वी, सी 1250 ईस्वी या फिर डी 1290 ईस्वी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि 1290 ईस्वी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, कौन सा शासक अपराधियों को सजा के बदले उपदेश देता था? आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी बलबन, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप लोग को ये जानना चाहिए कि जब कोई अपराध करता था और इसके दरबार में उसे प्रस्तुत किया जाता था तो ये उसे सज़ा के बदले उपदेश देता था, यानी कि अच्छी अच्छी बातें उसे बताता था। और इसका प्रयास होता था कि शायद ये सोचता था कि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो हो सकता है कि जो अपराधी अपराध कर रहा है वो अपना अपराध करना छोड़ दे। यानी कि कहीं ना कहीं ये बदले की भावना से सज़ा देने की बजाय व्यक्तियों में सुधार देखना चाहता था। जैसे कि आजकल बहुत सारे देशों में इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें सज़ा न देकर, मतलब उनका ध्यान जो है वो उनके सुधारने पे है, यानी कि सुधारवादी विचारधारा पे है। तो कुछ इस प्रकार का ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, जलालुद्दीन की हत्या किसने करवाई? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन या फिर डी मलिक कफूर। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, जलालुद्दीन की जो हत्या थी वह इसी के भतीजे और इसके दमाद ने अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी थी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक कब बना? आपके ऑप्शन है ए 1296 ईस्वी, बी 1268 ईस्वी, सी 1266 ईस्वी या फिर डी 1290 ईस्वी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि 1296 ईस्वी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, अलाउद्दीन किसका दामाद था? आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर डी मलिक कफूर। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद था। इसके बारे में मैंने आपको पिछले प्रश्न में ही बताया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा शासक कम तौलने वाले के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर सी बलबन या फिर डी गयासुद्दीन तुगलक। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, आप लोग को ये जानना चाहिए कि अलाउद्दीन जो खिलजी था ये बाजार नियंत्रण नीति लाया था और इस नीति को बहुत सख्ती से पालन करवाता था। इसके किसी भी शासक ने इस प्रकार की सख्ती नहीं दिखाई थी बाजार के संबंध में। तो इसमें ये होता था कि यदि कोई जो व्यापारी होता था या सामान बेचने वाला जो दुकानदार होता था, यदि वह वस्तुओं को कम तौल के देता था, यानी कि अगर लोगों को ठगने का प्रयास करता था, तो इसकी ये सज़ा थी कि जितना ग्राम वो कम तौल के देता था या जिस चीज़ से भी पहले तो तौला जाता था, तो जितना वस्तु को कम तौलता था उतने ही वजन के बराबर उसके मांस को काट के निकाल लिया जाता था। अब इसका पता लगाने के लिए कई बार खुफिया विभाग का भी सहारा लिया जाता था, यानी कि इसने खुफिया विभाग भी लगा रखा था कि जो मार्केट में नज़र रखे कि आखिर चल क्या रहा है। और कई बार ये राजा या फिर इनके मंत्री स्वयं किसी बच्चों को बेचते थे कुछ सामान लेने के लिए। मान लीजिए किसी को भेज जाओ 1 किलो चीनी लेकर आओ, और गया बच्चा चीनी लेके आया और फिर उस चीनी को तौला जाता था। और मान लीजिए कि उस व्यापारी ने या फिर जो दुकानदार है वह 1000 ग्राम के बदले यदि 800 ग्राम अगर तौल के दे दिया है तो 200 ग्राम जो कम दिया है तो 200 ग्राम के बराबर ये मांस निकाल लेता था कटवा के।
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, घोड़ों को दागने की प्रथा किसने चलाई? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी मलिक कफूर या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो अब ये घोड़ों को दागने का क्या मामला है? तो यह एक आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका होता था, यानी कि जो राजघराने से या फिर जो सैनिकों से संबंधित जो घोड़े थे, यानी कि जो युद्ध में भाग लिए जाते थे, जिनके द्वारा युद्ध में भाग लिया जाता था, तो उन घोड़ों की आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका था। तो इसमें होता ये था कि इसमें लोहे की एक मुहर बनाई जाती थी और उस मुहर को आग में गर्म करके घोड़े के शरीर को दाग दिया जाता था। तो इस प्रकार से उनके शरीर पे एक प्रकार का धब्बा बन जाता था, यानी कि उसके जलने का जो निशान होता था वो बहुत समय तक, जीवन भर उसके शरीर पे बना रहता था। तो वह एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन का कार्य किया करता था कि ये मतलब राजघराने का ही घोड़ा है, ये कोई बाहरी नहीं है। और कई बार पहले लुटेरे भी होते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि जो चोर और डाकू किस्म के लिए होते थे वो घोड़ों को चुरा के भी ले जाते थे। तो इससे भी बचने के लिए उसने ऐसा किया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी मलिक कफूर या फिर डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, स्थायी सेना की नींव सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही डाली थी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जो सेना होती थी वह राजा की अपनी सेना नहीं होती, वो बहुत सारे तो जो भूमिहर होते थे उनकी होती थी, या फिर लोग बस ऐसे अपना व्यवसाय करते रहते थे और जब राजा को सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो वो बुलाते थे। तो जो भाई इच्छुक होते थे लड़ने के लिए वो आ जाते थे, राजा के साथ लड़ाई करते थे। लेकिन इसने इस व्यवस्था को ख़त्म करके उसने बाकायदे अपनी स्थायी सेना रखी। और यही नहीं, पहले जो होते थे, पहले के जो राजा होते थे वो अपने सैनिकों को ज़मीन का कुछ हिस्सा दे देते थे कि भाई उस पर खेती बाड़ी करो, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी कोई तनख्वाह नहीं मिलेगा, वही तुम्हारा तनख्वाह है। उस ज़मीन के टुकड़े पे तुम अपनी खेती बाड़ी करो और अपना काम करो। तो इससे होता ये था कि जो सैनिक होते थे वो सैनिक कम, किसान ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि भाई अपने अपने परिवार का पेट भरना था। तो भाई पेट भरने के लिए भाई किसानी उन्हें करनी ही पड़ती थी, कृषि कार्य पे ही उन्हें पूरा डिपेंड रहना पड़ता था। तो इसलिए इसने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि सैनिकों को ही स्थायी कर दिया इसने। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए किसको सेनापति बनाकर भेजा था? आपके ऑप्शन है ए मलिक कफूर, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर डी बलबन। तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए, यानी कि मलिक कफूर। यानी कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक कफूर, जो कि इसका मंत्री था, उसे सेनापति बनाकर भेजा था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में वह पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने दैवीय अधिकार के सिद्धांत को चलाया? आपके ऑप्शन है ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बाबर या फिर डी इल्तुतमिश। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो अब ये कौन सा सिद्धांत आ गया कि भाई दैवीय अधिकार का सिद्धांत? तो यह एक प्रकार का सिद्धांत था। तो ये सिद्धांत कई सारे राजाओं ने अपनाया था प्राचीन समय में, जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे जनता पे। तो उन्होंने इसके लिए ये दैवीय अधिकार का सिद्धांत वो अपना लेते थे। तो यह एक प्रकार का ऐसा सिद्धांत है कि राजा जनता को बताते थे कि वो जो हैं, यानी कि जो राजा हैं वो खुद राजा नहीं बने हैं, यानी कि देवता ने, यानी कि भगवान ने उन्हें इस दुनिया पे भेजा है लोगों के ऊपर शासन करने के लिए। अब क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो होता था वो धर्म बहुत महत्व रखता था लोगों के लिए। तो जो भी धार्मिक पुस्तकों में या फिर जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें रहती थी उस पर लोगों की अटूट विश्वास होता था। तो उस पर लोग विश्वास करते थे और उसे फॉलो करते थे, और यहाँ तक कि धर्म के खिलाफ जाने से डरते भी थे। तो यह एक प्रकार का हथियार था लोगों को अपने नियंत्रण में लेने का, राजाओं का। तो राजा इस हथियार का प्रयोग करते थे। वो कहते थे कि देखो, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है तुम लोग के ऊपर शासन करने के लिए। तो मैं जो बोलूँ तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वह कोई देवता बोल रहा है जिसने मुझे जन्म दिया है, तो आप लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो यह इस प्रकार का सिद्धांत था जिसे दैवीय अधिकार का सिद्धांत कहा जाता है।
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, दिल्ली के किस शासक ने अपने सिपाहियों को नगद वेतन भुगतान करना शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी इल्तुतमिश, सी हुमायूं या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में मैंने पहले ही बात कर दिया था कि अब ज़मीन का टुकड़ा ना दे के ये नगद देता था, यानी कि नगद के रूप में भुगतान करता था। जैसे कि आजकल पगार मिलता है, हर महीने आ जाता है आपके खाते में, तो इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने सैनिकों को पगार देना शुरू किया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, किस मुस्लिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया? आपके ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बाबर, सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिर डी इल्तुतमिश। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये बाजार नियंत्रण नीति लाया था ये, तो उसके अंतर्गत ही यह मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी आई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली थी, इसे लाने का जो सबसे बड़ा कारण यह था कि जो उसने स्थायी सेना रखी थी और उन्हें कैश जो देता था, मतलब पगार के रूप में जो पैसे देता था, ये सबसे बड़ी कारण थी इसके मूल्य नियंत्रण लागू करने की। क्योंकि अब तो ऐसा है नहीं कि महंगाई के हिसाब से वह उन्हें पैसे देता, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसे पैसे देने पड़ते हैं तब। तो इसने बहुत ज़्यादा पैसे ना देकर इसने क्या किया कि बाज़ार में बिकने वाली ऐसी रोज़मर्रा की जो सामग्री थी उसके मूल्यों पे ही नियंत्रण लगा दिया। अब अगर मूल्य कम होगा बाज़ार में और पगार कम मिलेगा सैनिकों को, तो सैनिक अपना काम चला लेंगे अपना आराम से, बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी लाग लपेट के। उन्हें कोई समस्या नहीं होगी इससे। समस्या तब होती कि जब मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और सैनिक अपने रोज़मर्रा का जीवन निर्वहन नहीं कर पाते, तो समस्या आ जाती। तो इसीलिए इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी कि भाई सब पे भाई नियंत्रित कर दो। जो भी सामान है, जो मुख्य रूप से जो रोज़ प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें हैं, खाने पीने वाली चीज़ें और सब चीज़, जब उसका मूल्य नियंत्रण रहेगा तो हम जो भी पगार देंगे उसमें हमारा सैनिक हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर सकेगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि जो बाजार नियंत्रण नीति जो लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, तो उसमें कुछ नए पदों का भी सृजन किया गया था। तो ये कौन कौन से नए पद थे, उनका क्या काम था, आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले था दीवाने रियासत। तो ये जो दीवाने रियासत होता था, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था कि भाई व्यापारी क्या कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कि बाज़ार में मूल्यों को बढ़ाने के लिए या किसी वस्तु को कमी करने के लिए कि वस्तु सामान आ ही ना पाए वहाँ बाज़ार में, तो समस्या उत्पन्न हो जाए। तो ये दीवाने रियासत का यही काम होता था। दूसरा था सहना-ए मंडी। तो सहना-ए मंडी जो होता था वो बाज़ार का दरोगा होता था। जैसे आजकल होता नहीं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर टाइप के, फूड इंस्पेक्टर टाइप के जो होते हैं, उन्हीं टाइप का ये होते थे। ये जो बाज़ार का दरोगा होता था उसे सहना-ए मंडी कहते थे। ये बाज़ार में घूम घूम के वहाँ पे नियंत्रण रखते थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और फिर जो तीसरा था वो मुहतासिब था। तो मुहतासिब का जो कार्य होता था, यह नाप तौल का निरीक्षण करता था, यानी कि यह इस बात पे ध्यान देता था कि बाज़ार में जो व्यापारी हैं या फिर जो दुकानदार हैं वह नाप तौल सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू कर दिए हैं, मूल्य को तो हम घटा दिए हैं, वो कम दाम पे बेच भी रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सामान जो नाप रहे हैं, जो तौल रहे हैं, उसी में कमी कर दे रहे हैं। तो ये जो मुहतासिब होता था, इसका काम होता था कि वह देखे कि कहीं कोई नाप तौल में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। फिर एक जो पद था उसका नाम था मुन्हियान। जी हाँ, इसका नाम था मुन्हियान। तो ये जो होता था, ये बाज़ार की गुप्त सूचना प्राप्त करता था। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि गुप्तचर भी लगा दिए गए थे कि बाज़ार में घूम घूम के नज़र रखे, अंदर की जानकारी निकाले कि कौन कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई जमा तो नहीं कर रहा है सामानों को कि बाज़ार में सामानों की कमी हो जाए और दाम बढ़ाना पड़े। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुन्हियान नाम का एक गुप्तचर भी लगाया गया था। ये एक प्रकार का पद होता था इनका। चलिए चलते हैं आज के 14वें प्रश्न पे। जो आज का 14वां प्रश्न है वह अंतिम प्रश्न है। तो 14वां प्रश्न है, सैन्य मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई? आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी रजिया सुल्तान। तो बताइए अपनी जवाब। इसका जवाब होगा सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो आपने देखा होगा कि ये जो प्रश्न हम लेके आए हैं इसमें बहुत सारे जो प्रश्नों का उत्तर है वो अलाउद्दीन खिलजी ही है।
तो आप समझ सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वह खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक था, और जो सबसे प्रमुख शासक होता है उसी शासक के संदर्भ में बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चूंकि उसका काम बढ़िया होता है तो उसका इतिहास भी लोगों को पता होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे तो ऐसे भी शासक होते हैं जो जिनका काम बहुत बेहतर नहीं होता है, तो उन्हें हम लोग जानते भी नहीं हैं कि भाई ये कौन था। तो इसी के संबंध में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर था वो सबसे अधिक इसमें आपको देखने को मिला। तो चलिए आज थोड़ा बात कर लेते हैं कि प्रश्न संख्या 14 क्या करना चाहता है। प्रश्न संख्या जो 14 है वो ये कह रहा है कि रजिस्टर यानी कि सैन्य मंत्री के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा इसने चलाई थी। यानी कि आइडेंटिफिकेशन पे ये काफ़ी काम करता था कि कहीं कोई दूसरे देश का या फिर किसी दूसरे राज्य का कोई गुप्तचर ना चला है, तो ये अपने सैनिकों का हुलिया रखवाता था। पहले कैमरे जैसी व्यवस्था थी नहीं, आजकल तो भाई आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है, तो उस फ़ोटो क्लिक करके अपना चिपका दिया गया, उनके पास भी कंप्यूटर में और उसके बाद अन्य जगहों पे मौजूद रह रहा है, तो जिससे आपकी पहचान हो सकती है। लेकिन पहले ये सब थी नहीं, कैमरा वैमरा जैसी चीज़ें कोई थी नहीं। तो ये रजिस्टर में बाकायदे हुलिया लिखवाता था कि किस सैनिक, कौन सा सैनिक गोरा है, कौन काला है, किसकी लंबाई कितनी है, नाक कैसी है, दांत कैसी है, उसकी आँखें कैसी हैं, और उसके चेहरे का बनावट कैसा है, बाल किस प्रकार का है। तो यह सारे विवरण लिखे जाते थे कि कोई भी घपला न कर पाए। यानी कि ये सैनिकों को लेकर काफ़ी सतर्क रहता था। तो चलिए इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें आगे भी। और यदि कोई कमी है या फिर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप आके अपनी बात रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।